नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। एग्जिट पोल्स सबके सामने है। हरियाणा पे चर्चा करेंगे क्योंकि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा बढ़त दिखाई जा रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन सवाल कि जो डाटा आए हैं वो कितना रिलायबल है, कितना वैलिड है, और क्या ये जो अनुमान जिस तरीके से लग रहा है वो क्या लोकसभा की तरफ फेल होंगे या फिर ये एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील हो जाएगा। ये जानने और समझने के लिए हमारे साथ दो शख्स जो डाटा के एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ हैं। ये दत्तांश चलाते हैं और कैपिटल टीवी पे आपने एक दो प्रोग्राम भी देखे होंगे कि जब वो हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव के ऊपर डाटा को लेकर के अपना इंटरप्रिटेशन उन्होंने दिया। तो आज हमने सोचा कि जरा एग्जिट पोल के ऊपर बातचीत करते हैं और ये पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही साबित होंगे, और अगर सही साबित होंगे तो क्यों होंगे, और ये गलत साबित होंगे तो क्यों गलत साबित होंगे। इन सारी चीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। अनुज सर, ये बताइए कि ये जो एग्जिट पोल आया है, क्या मन लग कर रहा है आपका कि सही होगा या कुछ गड़बड़ हो सकता है? देखिए मनीष जी, सबसे पहले तो कैपिटल टीवी के दर्शकों का स्वागत है और आपको नमस्कार। ये चुनाव को अगर एक लाइन में समाप्त किया जाए तो ये चुनाव था बदलाव का। हरियाणा की जनता 10 साल के भाजपा की सरकार को एक कहीं ना कहीं पे ऐसी लोगों की सोच बन रही थी कि इसको बदला जाए। उसके कई कारण थे कि क्यों ऐसा सरकार के प्रति लोगों का रवैया बना। उसमें जो है एक फार्मर्स प्रोटेस्ट था। आप जानते हैं हरियाणा एग्रेरियन बेस्ड इकॉनमी है और वहाँ पे फार्मर्स रहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी एक रोष था फार्मर्स जो प्रोटेस्ट हुई थी। दूसरा जो मुद्दा बना वो बना कि रेसलर्स का। रेसलर में आपने देखा कि कैसे विनेश फोगाट और अदर पहलवान को, जो महिला पहलवान थी, उनको कहीं ना कहीं पे हरियाणा के लोगों को ये लगा कि शायद जस्टिस नहीं मिला। तीसरा जो मुख्य मुद्दा बना वो बना अग्निवीर का। अगेन हरियाणा से सेकंड नंबर पे सबसे ज़्यादा लोग आर्मी में जाते हैं। तो ये लग रहा है कि ये 3 मुद्दे आपने जो गिनाए कि वो मेजर मुद्दे थे, तो इसका कंक्लूजन तो ये निकाला जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी जीत नहीं रही है, बीजेपी हार रही है अपने कामों की वजह से। संजीव जी, ये बताइए क्या लग रहा है, यही 3 मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं? क्या इस तरह के 3 मुद्दों से चुनाव का पूरा निष्कर्ष निकल सकता है, या कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं चुनाव के अंदर जो रिजल्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अगर आप देखें 2014 में बीजेपी को 47 सीटें थी, फिर 2019 में बीजेपी की सीटें घट के कम हो गई। उसके बाद लोकसभा 2024 का अगर आप आंकड़ा देखें चुनाव का, तो इसमें जो 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हर दूसरे दलित का वोट मिला था, लेकिन वो लोकसभा में रिपीट नहीं हुआ। लोकसभा में कांग्रेस वॉज द मेजर गेनर ऑफ द दलित वोट्स एंड जाट वोट्स इन हरियाणा। 68% दलित लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया था। तो एक धीरे आप देख रहे हैं कि एक पैटर्न है, उनका कम हो रहा है धीरे धीरे, और कांग्रेस इज ऑन राइजिंग साइड। और जो बीजेपी ने एक्सपेरिमेंट किया कि जाट की बजाय दूसरे तरह के एक पॉलिटिकल इलीट्स का एक ग्रुप इमर्ज किया जाए, तो अब इसमें क्या हुआ कि जो ट्रेडिशनली जो रूलिंग क्लान थे वो एक पोलराइजेशन की भूमिका में आ गए और वो कांग्रेस के साथ पोलराइज हुए हैं इस बार। और दूसरा 10 सीटें हरियाणा में ऐसी हैं जहां की मुस्लिम वोट डिसिसिव होते हैं। दलित वोट्स करीब 22-23% हैं। तो अगर आप सोशल कॉम्बिनेशन देखें तो बीजेपी ने जो जाट को भी रखा, लेकिन अदर बैकवर्ड क्लास को ज़्यादा प्रमुखता दी उन्होंने, और ब्राह्मण और दूसरे ग्रुप जो उनके साथ रहते ही हैं। तो उसके मुकाबले अगर आप ये देखें कॉम्बिनेशन जो कांग्रेस के साथ जा रहा है, जाट हैं, दलित हैं, मुस्लिम हैं, सो दे देमसेल्व्स मेक अ मेजॉरिटी। मतलब ये है कि एक तो आप लोगों की बातों से ये अज्यूम करके हम चल रहे हैं कि अगर ये सही है, ये एग्जिट पोल अगर सही हो रहा है, तो दीज आर द फैक्टर्स जो कांग्रेस पार्टी जो नैरेटिव चला रही थी, जवान पहलवान किसान इस तरह की चीज़ें,
लेकिन मुझे 3-4 कारण बताइए कि जिसकी वजह से ये एग्जिट पोल फेल भी कर सकता है। आप इसमें एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, जो संजीव ने भी बोला, उसमें ये था कि एक बहुत स्ट्रांग एंटी इनकम्बेंसी भी थी। जैसे कभी कभी क्या होता है ना कि आप कोई अच्छी चीज करने के लिए जाते हैं, तो बीजेपी ने एक डिजिटाइज्ड आइडेंटिटी प्रोग्राम, जिसको पहचान पत्र का नाम दिया गया, जिसके थ्रू सोशल सर्विस के जितने भी बेनिफिट्स थे उनकी डिलीवरी, प्रॉपर्टी आईडी को लेके, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे उसके इम्प्लीमेंटेशन ऐसा हुआ कि लोगों को उससे नाराज हो गए। सहूलियत होती और ये अगर अच्छी तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता तो बहुत अच्छा चलता, तो एक इमीडिएटली जो है एक काफ़ी डिसकंटेंट बना, जिसकी वजह से भी लोगों में एक स्ट्रॉन्ग एंटी इनकम्बेंसी डेवलप हुई। यही कारण नहीं है, बहुत से और भी कारण है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एग्जिट पोल अगर रॉन्ग साबित हुआ तो क्यों, तो उसके कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हरियाणा के चुनाव का अपना एक मिजाज है। हरियाणा का चुनाव जो है ना, वो बहुत, जिसको कहना चाहिए पंचायती, उसका बड़ा पर्सनल लेवल पे हरियाणा का चुनाव होता है। संजीव ने जैसे बोला कि एक ब्रॉड सोशल कोलिशन तैयार हुआ कि जाट्स का, मुस्लिम्स का और दलित्स का, इधर कांग्रेस के साइड में ध्रुवीकरण हुआ, उधर ओबीसी अपर कास्ट का हुआ। लेकिन आप अगर हरियाणा को और डीपली समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें सब कास्ट बहुत है। और हरियाणा के चुनाव को अगर हम उसके गणित को समझें तो 2014-2019 के चुनाव को जब हम देखते हैं तो ये एक मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट है, जहाँ पे 3 से 4 कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको काफ़ी मत मिलते हैं, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि 25% सीटें जो हैं उनका हार जीत का मार्जिन जो है 5000 से कम है, एक फैक्टर। दूसरा क्या है कि वहाँ पे 50% कॉन्स्टिट्यूएंसीज 2 लाख से कम है। तो कहीं पे अगर हरियाणा में अगर 3-4 कैंडिडेट्स आ गए, इसलिए जैसे संजीव ने बोला कि 10 सीटें जिसमें नहीं हो सकती हैं, तो ये 10 से 15 सीटें जो हैं बहुत जो टफ है, जिनको कि हम नहीं प्रोजेक्ट कर सकते कि क्या कारण होगा, ये हार होगी कि जीत होगी, एक ये कारण हो गया। दूसरा जो एक हरियाणा का एक अपना दूसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हमको भूलना नहीं चाहिए, वहाँ पे इंडिपेंडेंस का बहुत बड़ा रोल रहा। राइट फ्रॉम द बिगनिंग हरियाणा चुनाव जो है, अगर आप 1966 से देखेंगे, मैं आपको बताऊं 1977 में जब रिकॉर्ड सीटें आई थी लोकदल को, 77 सीटें जनता पार्टी को, उसमें भी 5 इंडिपेंडेंट जीत के आए थे और कांग्रेस पार्टी को मात्र 3 सीटें मिली थी। तो कहीं पे अगर शायद जाति का गणित या पर्सनल लेवल पे, कभी कभी क्या होता है, जैसे कैप्टन अभिमन्यु जो है, जब हम लोग फील्ड में गए तो वहाँ पे उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों ने बार बार ये बोला कि यार मरोड़ निकालना है, काम तो अच्छा करे आदमी लेकिन मरोड़ निकालना, मतलब कि पर्सनलाइज लेवल पे ही हो गया कि हम आपको चुनाव जो है इसलिए हरा रहे हैं क्योंकि मैं संजीव को हराना चाहता हूँ, आपको जिता इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे संजीव को एक बात जो ये कह रहे थे ना कि बहुत पर्सनलाइज होता है, तो इसमें चुनाव में आप देखेंगे कि ज़्यादातर कैंडिडेट्स पे डिस्कशन हुआ है रेदर देन आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल पार्टी, उससे ज़्यादा कैंडिडेट कौन है वो बहुत प्रमुख भूमिका में है। जैसे 14 में याद करेंगे तो मोदी जी की लहर में कैंडिडेट का कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं था, लहर चल रही थी। लेकिन इसमें एक और ख़ास बात रही कि अब की जो ये रहा कि ज़्यादातर पार्टियां और कैंडिडेट वो कांग्रेस से लड़ रही थी। इसके पहले बीजेपी से सब लोग लड़ रहे थे, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे बागी हो। इसमें ज़्यादातर सीटों पे कांग्रेस के कैंडिडेट जो है लड़ रहे। और जो एग्जिट पोल के फेल या होने का वो होता है, देखिए आप भी सोशल साइंटिस्ट हैं तो 20% का तो आप एक्सेप्शन लेके चलते हैं, उसमें बायस हो सकता है। एक चीज बताइए कि ये जो कांग्रेस पार्टी का जो कैंपेन रहा, तो जो आप लोग एनालिसिस कर रहे हैं या जो इन जनरल जो एनालिसिस मिल रहा है, तो उसमें तो ये नज़र नहीं आ रहा है कि राहुल गांधी का क्या रोल है। फिर अगर राहुल गांधी नहीं भी जाते, वहाँ पे कोई बड़ा प्रचार भी नहीं होता, जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मड़ोर निकालने वाली बात थी, तो इसका मतलब है कि मैंने इट वाज ऑलरेडी गिवन कि भाई वहाँ पे लोग जो है सरकार को बदलना चाह रहे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी का कैंपेन का जो प्रचार और सब कुछ हुआ उसमें कोई रोल नहीं है उसका? नहीं, बिल्कुल है। देखिए, क्योंकि लोग तो चाह रहे हैं बदलाव, लोग सरकार भी बदलना चाहते हैं, लेकिन क्या जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको वो अपॉर्चुनिटी देंगी कि नहीं। जैसे आपने बीच में सुना होगा, कांग्रेस का जो एक शुरुआती मोमेंटम था, बीच में अचानक से लगा कि एकदम से रुक सा गया कांग्रेस का चुनाव। सबसे बड़ा कारण निकल के आया इंटरनल फैक्शनलिज्म। आपने सुना कि शैलजा जी नाराज हो गई और फिर उसके बाद ये हुआ कि नहीं साहब बागी हो गए, बागी बहुत जगह सुरजेवाला नाराज हैं। तो
राहुल गांधी ने शायद कहीं ना कहीं पे आके जो 3 दिन उन्होंने यात्रा भी की, उनका जो सबसे बड़ा रोल और वो देखा जाए तो वो ये है कि उन्होंने उस कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अदरवाइज ये इलेक्शन टोटली जो है क्या लगता है स्टेट 3 दिन के अंदर में बातचीत करने से वो जमीनी स्तर पे जो लोगों को डिसकंटेंट था वो मैनेज हो गया? देखिए देखिए, दो चीज होती है। एक होती है कि क्रिएटिंग द वेव, एक माहौल बनाना, और एक राइडिंग ऑन द वेव। ठीक है, तो जैसा अनुज जी कह रहे हैं कि थोड़ा हवा तो कांग्रेस के फेवर में या बीजेपी के शुरू से अगेंस्ट था। में था, राइट। तो अब जब वो लगा कि ये हवा थम रही है और बीजेपी ने थोड़ा इंप्रूव किया, क्योंकि उनके पास संगठन है, बूथ लेवल तक रिसोर्सेज हैं, ठीक है, तो बीजेपी थोड़ा इंप्रूव कर रही थी। तो ये जो कंसोलिडेशन था, सोशल कंसोलिडेशन, जो जाट, दलित और ये, तो वो और पार्टी में जो अलग अलग धड़ों की बात आ रही थी, राहुल गांधी की यात्रा और राहुल गांधी की रैली से पार्टी को एकजुट करने में और एक सोशल मैसेजिंग करने में बहुत मदद मिली। आपने जैसे जो कहा, इट्स नॉट सो मैकेनिकल कि भाई हम आए और ऐसे करके हाथ मिला दिया, यही मैं जानना चाह रहा था। ऐसा कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं अब है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रहा हूं कि आप लोग तो ग्राउंड में भी थे, इंडिपेंडेंट्स जो बागी उम्मीदवार हैं वो कांग्रेस का कितना खेल बिगाड़ सकते हैं? देखिए, एक चीज बड़ी क्लियरली निकल के आ रही है कि कांग्रेस इस बार मेजॉरिटी में आ रही है। अब ये अलग बात है कि 47 होगी कि 48 होगी। बागी जो है, कांग्रेस के बहुत से जितने भी बागी थे उनको ज़्यादातर हुड्डा साहब ने मैनेज कर लिया, लेकिन फिर भी अभी 4-5 सीटें ऐसी हैं कांग्रेस की जहाँ पे कि मामला फंसा हुआ है। यही मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप 10 47-48 कह रहे हैं, ये तो बॉर्डर लाइन केस है। मैं ये कह रहा हूँ 47-46 चाहिए सरकार बनाने के लिए, और उससे ऊपर ये आएंगे। तो बॉर्डर लाइन केस है, इसमें तो 4-5 इधर उधर गए तो मामला खराब हो जाएगा। 8-10 सीटें इधर से उधर अगर हो गई, इसीलिए आपने देखा कि जो ओपिनियन एग्जिट पोल्स आए हैं जितने भी, उनका रेंज ऑफ सीट्स बहुत ज़्यादा है। जो किसी ने 44 से लेकर 53 तक की सीटें दी हैं, किसी ने जो है 50 से लेकर 60 तक की सीटें दी हैं। तो ये रेंज जो है, क्योंकि हरियाणा का चुनाव, उसमें अभी भी 10 से 12 सीटें ऐसी हैं जो कि फंसी हुई हैं एंड वेरी टफ टू प्रिडिक्ट। आपको क्या लग रहा है ये इंडिपेंडेंट बागी कितना इंपैक्ट करेंगे? देखिए, हरियाणा में ट्रेडिशनली अगर आप देखें तो लगभग 10% के आसपास इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहां जीतते रहे हैं, है ना। पिछले 19 में भी 7, 9-10, 19 में भी 7 थे, है ना, कभी 10 कभी 11 रहे हैं। और INLD और BSP, ये देखिए हम लोग का जो आकलन है उसमें 3 से 5 सीट जीतने का अनुमान है कि INLD BSP जीत सकते हैं, और अदर्स में 3 से 5 हैं। जैसे और केजरीवाल, उनका मुझे नहीं लगता कि हरियाणा में अभी कोई शुभ मुहूर्त दिख रहा है इस चुनाव में। और बल्कि ये भी लगता है कि उनका जो है, जैसे पिछली बार जो है 95% उनके कैंडिडेट्स की जमानत जब्त हो गई थी, वो शायद ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। तो ये ओवरऑल कहानी है। एक दो बातें समझ में आ रही है कि ये जो एग्जिट पोल है वो हरियाणा के अंदर ऐतिहासिक रूप से कभी सही आकलन नहीं कर पाई है। पिछले बार भी कई सारे ऐसे एग्जिट पोल्स थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 60, 65, कुछ तो 70, 71 भी दे रहे थे। एग्जिट पोल में सर्वे की बात नहीं कर रहा, लेकिन जब रिजल्ट आए तो सब कुछ धाराशायी हो गया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे जो पोल जो है वो धाराशायी होने वाले हैं, लेकिन 3 चीज़ें जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जिसे समझना ज़रूरी है। पहली चीज़, ये जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना हुआ था, ये बीजेपी के अपने कारणों की वजह से। कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर रही थी कि जिसकी वजह से लोग जो है उसको वोट कर रहे थे। बीजेपी हार रही है, कांग्रेस पार्टी बाय डिफॉल्ट जीत रही है। पहली चीज़ ये, इस पूरे निष्कर्ष में जो एग्जिट पोल से जो लब्बो-लुभाव आ रहा है। दूसरा, ये मामला टच एंड गो का भी हो सकता है, क्योंकि अगर 15 के आसपास बगावती जो विद्रोही कांग्रेस कैंडिडेट्स हैं, अगर उनको 15%, 10% के आसपास वोट अगर आ जाते हैं तो मामला
पलट भी सकता है, ये साफ साफ नजर आ रहा है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि एग्जिट पोल है, नतीजे के लिए 8 तारीख का हमें इंतजार करना चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।